जे इन ट्रेंड हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। देखिए यहाँ पे बच्चन जी की हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो है उसके तहत हम पिछली क्लास में जो है बात किए हैं। जो इन्होंने अभ्रंश काव्य के तहत यदि देखें तो बौद्ध और नाथ साहित्य पे बात कर लिया था, यानी सिद्धनाथ पे। और इसके बाद अभ्रंश काव्य के अलावा जो है वीर और दर्पूर्ण काव्य करके एक श्रेणी बनाया और उसमें भी अन्य कवियों को, हेमचंद जी को या अन्य कवियों को रखा उसने, अब्दुल रहमान को। अब इसके बाद जो है रासो काव्य पे चर्चा करते हैं। और रासो के संबंध में मैंने इसलिए इसको क्लास ही अलग कर दिया क्योंकि फिर यहाँ से रासो काव्य शुरू होता। रासो काव्य के बारे में ये है कि रासो शब्द जो है सबसे पहले तो यही मन में आता है कि इसकी उत्पत्ति और प्रयोग क्या है। रासो तो रासो शब्द की उत्पत्ति और प्रयोग के संबंध में विद्वानों में एकमत नहीं है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या माना कि रासो जो उत्पत्ति इसका हुआ है ये रसायन से हुआ है। विशल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आता है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द के होते होते रासो हो गया। और अन्य लोगों में से कुछ लोग इसे राजयश, राजयज्ञ, रहस्य से भी निकला हुआ मानते हैं। द्विवेदी जी इसे नाट्य उपरूपक रासक से प्रादुर्भूत कहते हैं। तो हमें ये समझने की बात है कि ये जो रासो शब्द है जिसकी उत्पत्ति की बात की जा रही है, तो शुक्ल जी इसको जब कहते हैं कि ये रसायन से उत्पन्न हुआ है तो उसको मानते हुए कहते हैं कि विशल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आता है। इसके संबंध में शुक्ल जी रसायन से मानते हैं तो कहते हैं कि देखो विशल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आता है, इसलिए मुझे क्या लगता है कि हमारी समझ में इसी रसायन शब्द के होते होते रासो हो गया। ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहे हैं शुक्ल जी उसकी उत्पत्ति के संबंध में। लेकिन सिर्फ शुक्ल जी के अलावा और लोगों की बात करें तो राजयश, राजयज्ञ और रहस्य से भी निकला हुआ माना जाता है। और क्योंकि शुक्ल जी की बात कर ली है तो द्विवेदी जी को तो छोड़ नहीं सकते। तो द्विवेदी जी से कहते हैं नाट्य उपरूपक रासक, इससे ही आया है। रासो ऐसे लोक प्रचलित नाट्य रास से निकला हुआ लगता है। भागवत का रास भी लोक से लिया गया है और नाट्य का रासक भी। इसमें गीत और नाट्य दोनों का मिश्रण होता है। भागवत की रासलीला से भी यह सिद्ध है। ब्रजमंडल की रासलीला लोक प्रचलित रास का ही विकसित रूप है। जैन अपभ्रंश में देखें तो रास की एक लंबी परंपरा है। रास से ही रासा, रायण, रासो ये बने हैं। जैन रास देखे तो मूलतः सांप्रदायिक है, किंतु साहित्य में प्रविष्ट होकर इसका रूप श्रृंगार वीर मिश्रित हो गया है। तो समझना क्या है, रासो लोक प्रचलित नाट्य रास से निकला है। भागवत का रास भी लोक से लिया गया है और नाट्य का रासक भी। इसमें गीत और नाट्य दोनों का मिश्रण है। भागवत की रासलीला से भी यह सिद्ध है। ब्रजमंडल की रासलीला लोक प्रचलित रास का ही विकसित रूप। जैन अपभ्रंश में भी रास की लंबी परंपरा है। रास से ही रासा, रायण, रासु बना है। जैन रास मूलतः सांप्रदायिक है और किंतु साहित्य में प्रविष्ट होकर इसका रूप श्रृंगार वीर मिश्रित हो गया है। इसकी काव्य प्रकृति की बात करें तो रास जो है, रासो काव्य की मूल प्रकृति जो है वो सामंतों और राजाओं के शौर्य और विकास का अतिरंजित चित्र प्रस्तुत करना है। सामंती चरित्र के ये अनिवार्य अंग हैं। शौर्य और विलास में कौन प्रधान कहना कठिन है। शौर्य का प्रदर्शन विलास को लेकर है और विलास प्रियता को शौर्य का। दोनों में एक द्वंद्वात्मक संबंध है। किसी की सुंदर लड़की देखी कि उसे प्राप्त करने के लिए चढ़ दौड़े। इस समय यदि आप देखें तो मुसलमानों के आक्रमण और तेज हो गए। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद तो एक कोई केंद्रीय सत्ता रही ही नहीं। हो सकता है यहाँ ब्लर दिख रहा हो, हाँ ये पेज थोड़ा ब्लर है, बट कोई बात नहीं, हम जिस तरीके से बताएंगे आपको समझ आएगा। इसमें इन्होंने कहा कि देखो रासो ग्रंथ में एक चीज ये भी है कि ये जो परंपरा रही है एक तरीके से सामंती और जो राजाओं के शौर्य प्रदर्शन की बात है, बहुत बढ़ा चढ़ा के उनके चरित्र को हमारे सामने रखना। तो एक द्वंद्व युद्ध सा था कि शौर्य का प्रदर्शन विलास को लेकर होता, विलास प्रियता को शौर्य के लेकर। अब ये स्थिति आप देखेंगे कि बात ये हो रही है कि इस समय मुसलमानों के आक्रमण करे थे, तेज हो गया था। और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जैसे कोई राजा जब बहुत मजबूत होता है सेंटर में,
तो फिर छुटपुट घटनाएं उतना विद्रोह होने की बात नहीं रहती। लेकिन जब कोई केंद्रीय सत्ता में मजबूत सम्राट ना हो तब तो छिन्न भिन्न की स्थिति आ जाती है। बिल्कुल वही स्थिति कह रहे हैं कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कोई केंद्रीय सत्ता थी नहीं और विदेशी आक्रमणकारियों को मुंहतोड़ उत्तर देने के लिए अब पश्चिमोत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि गढ़वाल, चौहान, चंदेल ये सब राजपूत अलग अलग हैं, आपस में खुद ही लड़े जा रहे हैं और युद्ध इनका एक तरीके से व्यवसाय, एक पेशा था और विलास इनकी खेती। देखिए ये बच्चन जी ने कहा है इन लोगों के बारे में कि युद्ध इनका व्यवसाय था और विलास इनकी खेती। यदि कभी राजाओं से संधि भी थी तो वे किसी भी तुच्छ कारण से कभी भी किसी छत टूट सकती थी। और इस तरह 8वीं शताब्दी में अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया और वहां पर इन लोगों ने क्या किया, अपना राज्य स्थापित कर लिया था। किंतु इसका प्रभाव शेष भारत पर नहीं पड़ा। 11वीं सदी की बात है, आरंभ में तुर्कों का आक्रमण शुरू हुआ। महमूद गजनवी 998 से 1030 लगातार हमले उत्तर भारत में तबाह कर दिए। इस देश की अपार संपत्ति घोड़े खच्चरों पर लाद कर गजनी ले गया। उसका सबसे घातक हमला तो सोमनाथ मंदिर वाला ये तो इतिहास प्रसिद्ध है। मंदिर की अतुल स्वर्ण राशि और अनगिनत हीरे जवाहरात लेकर चला गया। उसकी आंखें चौध, मतलब मंदिर को ही देख के उसकी आंखें चौधी आ गई। उन्हें हजारों खच्चरों पर लाद के ले गया और इस तरह सोमनाथ के मंदिर की रक्षा में जो 50,000 से अधिक लोग मारे गए। तो गजनवी युद्धों का पूरा विवरण आपको फारसी के इतिहासों में नहीं मिलता। अलबर्नी के तहकीकी हिंदी इनका विवरण एकांगी और पक्षपातपूर्ण है। महमूद को रोकने के लिए संघ बने थे पर वे ठीक से काम नहीं कर पाए। महमूद ने पंजाब पर भी अपना अधिकार कर लिया। लाहौर में उसका एक सूबेदार रहता था, वहां से लूट मार के लिए देश के विभिन्न भागों पर मुख्यतः राजस्थान की चढ़ाई करता रहा। इस देश के राजपूत राजाओं ने इनका सामना कैसे किया इसका वर्णन प्राय नहीं मिलता। संस्कृत साहित्य में भी कहीं कहीं इनका उल्लेख है। और अजमेर के राजा अजय देव ने मुसलमानों को परास्त किया था। उनके पुत्र थे अड़ोराज, उन्होंने मुसलमानों को भारी शिकस्त दी थी। आना के पुत्र विशल देव विग्रहराज चतुर्थ के शासन काल में भी मुसलमानी सेना काफी दूर भीतर तक आ गए थे। उन्होंने उसे खदेड़ कर उनकी सीमा में लौटाया। महमूद गजनवी के बाद देखें तो दूसरा, अब देखिए पूरा इतिहास रासों के संबंध में बताने के लिए पूरे इतिहास पे जा रहे हैं। और इतिहास यहाँ पे भले आप पढ़ रहे हो, इतिहास के सब्जेक्ट में भी पढ़ते हो, बस ये है कि एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से परिचित करा रहे हैं क्योंकि कोई भी साहित्य जो है इतिहास के बिना नहीं वो चलता है। एक पृष्ठभूमि में तो वो बैकग्राउंड में चलता ही चलता है। इसलिए फिर बताते कैसे महमूद गजनवी के बाद दूसरा अपने यहाँ पे जो बड़ा हमला हुआ था गजनवी के बाद गोरी का था। ये युद्ध सन 91 में तराइन के मैदान में लड़ा गया। राजपूतों ने पृथ्वीराज चौहान दिल्ली अजमेर के राजा के नेतृत्व में मोहम्मद को बुरी तरह हराया, पर अगले वर्ष गोरी ने पुनः आक्रमण किया और पृथ्वीराज युद्ध में काम आए। गोरी ने गंगा यमुना के मैदान पर अपना अधिकार कर लिया। भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना। हिंदू राजे महाराजे कम शक्तिशाली नहीं थे और न उनमें देशभक्ति की कमी थी, पर वे आपस की लड़ाइयों से जर्जर हो चुके। झूठे आत्मसम्मान के लिए मर मिटना उनका स्वभाव था। उनके लड़ाई के उपकरण भी पुराने थे। हाथियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। हिंदू नैतिकता और शत्रुओं के प्रति दया भाव से भी उनकी कम क्षति नहीं हुई। यदि ऐसा ना हुआ होता तो तराइन का दूसरा युद्ध नहीं होता। सबसे बड़ी दूरदर्शिता तो ये थी कि हिमालय के दर्रों की चौकसी उन्होंने नहीं की। यदि चीनी दीवार नहीं बना सकते थे तो दर्रों की देखरेख के लिए किले तो बनवाए जा सकते थे। फिर भी राजस्थान के राजों ने अपने राज में पठानों की दाल नहीं गलने दी। वे बराबर एक तरीके से देखें तो लड़ते रहे। रासों का भी कितने भी अप्रामाणिक क्यों ना हो, पर उनके आधार पर तत्कालीन सामंती समाज की जो विलासिता थी और जो व्यक्ति शौर्य था वो तो पता लगाया जा सकता है। जो भी रासों काव्य मिले हैं उनमें यदि देखें तो पारस्परिक युद्ध, ईर्षा, दोष, कला, रूप, लोभ इनका खूब बढ़ा चढ़ाकर चित्रण है। इस ऐतिहासिक दुर्घटना का उल्लेख ऊपर हुआ है, उसके मूल कारणों का पता रासों काव्य से लग जाता है। फिर भी लोक जीवन की कुछ न कुछ झांकी मिल ही जाती है, पर भाषा तथा ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर रासों काव्य प्रमाणिक नहीं सिद्ध होते। भाषा तथा ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर कहें कि रासों काव्य प्रमाणिक है तो नहीं, प्रमाणिक नहीं सिद्ध होते। खुमार रासों, विशलदेव रासों, पृथ्वीराज रासों ऐसी ही रचनाएं हैं। भट्ट केदार का जयचंद्र प्रकाश, मधुकर कवि का जयमयंक जसचंद्रिका ये तो उपलब्ध नहीं है। श्रीधर का रणमल छंद सामान्य पुस्तक है। तो खुमार रासों, विशलदेव रासों, पृथ्वीराज रासों ऐसी रचनाएं। भट्ट केदार का जयचंद्र प्रकाश, मधुकर कवि का जयमयंक चंद्रिका, श्रीधर का रणमल छंद। विशलदेव रासों बहुत महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है। ये रचना जो है विशलदेव रासों एक विरह गीत काव्य है।
ऐसे जो है मतलब कि जैसे विशलदेव रासो है, इस पे टिप्पणी भी लिखने को आ सकता है जब भी कभी मेंस वगैरह के एग्जाम में आप बैठो। क्योंकि देखिए, अब इसका परिचय ही आप दो तो विशलदेव क्या है? विशलदेव रासो एक विरह गीत काव्य है, और विशलदेव रासो अगर एक विरह गीत काव्य है तो इसके रचयिता हैं नरपतिनाल। पर अपने ऐतिहासिक तथ्य, रचनाकाल तथा भाषा के आधार पर यह अप्रामाणिक सिद्ध हो जाता है। विशलदेव रासो यदि देखें, जो कि एक विरह गीत काव्य, इसका रचयिता नरपतिनाल है, पर अपने ऐतिहासिक तथ्य, रचनाकाल तथा भाषा के आधार पर ये अप्रामाणिक सिद्ध हो जाता है। मतलब ऐतिहासिक तथ्य भी सही नहीं है, रचनाकाल और भाषा तीनों आधार पर रचनागत वर्तमान कालिक क्रिया के प्रयोग से नरपतिनाल विशलदेव का समकालीन लगते हैं, उनके प्रतीत होते हैं। संभव है नाल विशलदेव के राजकवि रहे हों। विशलदेव की विभिन्न कृतियों में उनके रचनाकाल की विभिन्न तिथियां अंकित हैं, 1073, 76, 12, 1272, 73। ये कहना कि इनमें कौन सी तिथि प्रमाणिक है अथवा एक भी प्रमाणिक नहीं, कठिन है। शुक्ल जी इसका रचनाकाल 1212 विक्रमी ठहराते हैं। द्विवेदी जी भी इस तिथि पर अपनी मोहर लगाते हैं। मोतीलाल मिनारिया इसे और भी बाद का ठहराते 1546 से 60 के आसपास। भाषा के आधार पर इसका रचनाकाल निश्चित नहीं किया जा सकता। यह गीत काव्य है और मौखिक रूप से गाया जाता रहा होगा, इसलिए इसकी भाषा निरंतर परिवर्तित होती रही। यदि विशलदेव का समय निर्धारित हो जाए तो समस्या के समाधान के निकट पहुंचा जा सकता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि यदि ये गीत काव्य है और मौखिक रूप से गाया जाता रहा होगा, इसलिए इसकी भाषा निरंतर परिवर्तित होती रही। यदि विशलदेव का समय निर्धारित हो जाए तो समस्या का समाधान उसके निकट पहुंच सकते हैं। जिस विग्रह राज का उल्लेख इस रासों में हुआ है वो कौन सी विग्रह राज थे, चतुर्थ वाले या तृतीय? कंफ्यूजन है। अब यहाँ पे एक विरह गीत काव्य है, रचयिता नरपतिनाल है, और भाषा रचनाकाल ऐतिहासिक तथ्य के आधार पर प्रमाणिकता सिद्ध नहीं हो रहा है, और रचनागत वर्तमान कालिक क्रिया के प्रयोग से नरपतिनाल जो है विशलदेव का समकालीन प्रतीत हो रहा है। नाल जो लग रहे हैं वो विशलदेव के राजकवि ऐसा माना जा रहा है। लेकिन जब अलग अलग प्रतियां देख रहे हैं, तिथि देख रहे हैं, तो कहीं 73, कहीं 76, 12, 72, 73, अब ये समझ ही नहीं आ रहा कौन सा प्रामाणिक है। लेकिन कह रहे हैं क्योंकि शुक्ल जी टप्पा 1212 वाला लगा दे रहे हैं और द्विवेदी जी भी इसी पे लगा रहे हैं। लेकिन मोतीलाल मिनारिया इसे और भी बाद का कहते हैं 46-60, क्योंकि मोतीलाल मिनारिया ने साहित्य, राजस्थानी साहित्य बहुत कार्य किया है, तो उन्होंने बाद का और काफी बाद का 46-60 का ठहराते हैं। तो मतलब भाषा के आधार पे आप रचनाकाल निश्चित नहीं कर सकते हैं। तो ये है कि ये गीत काव्य और मौखिक रूप से गाया जाता रहा होगा, इसलिए इसकी भाषा निरंतर परिवर्तित होती रही। यदि विशलदेव का समय निर्धारित हो जाए, समस्या के समाधान के निकट पहुंच सकते हैं। जिस विग्रह राज का उल्लेख इस रासों में हुआ है वो कौन से विग्रह थे, तृतीय चतुर्थ? शुक्ल जी विग्रह राज चतुर्थ को विशलदेव मानते हैं। शुक्ल जी विग्रह राज चतुर्थ को विशलदेव मानते हैं। उनका समय 1220 विक्रमी के आसपास, इसलिए पुस्तक में उल्लेखित निर्माण काल 1272 मझारी का अर्थ 1212 विक्रमी है। क्योंकि विशलदेव का विवाह धाराधिपति भोजराज की कन्या से हुआ था, इसलिए वह तिथि असंगत है, क्योंकि भोजराज की मृत्यु इस विग्रह राज से 100 वर्ष पहले हो चुकी थी। शुक्ल जी ने यह शंका स्वयं उठाई है। उनका कहना है, जैसा पहले कह आए हैं, कि अजमेर के चौहान राजा विशलदेव विग्रह राज चतुर्थ बड़े वीर और प्रतापी थे, और उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध अगर देखें तो कई चढ़ाइयां की थी और कई प्रदेशों को मुसलमानों से खाली कराया था। दिल्ली और झांसी के प्रदेश इन्हीं ने अपने राज में मिलाए थे। इनके वीर चरित्र का बहुत कुछ वर्णन इनके राजकवि सोमदेव रचित ललित विग्रह नाटक संस्कृत में है, जिसका कुछ अंश बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ मिला है और राजपुताना म्यूजियम में सुरक्षित है। पन्नाल के इस विशलदेव रासों में जैसा कि होना चाहिए था, ना तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, न उनके शौर्य पराक्रम।
श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूठ कर विदेश जाने का जो प्रोसित पथिका के वर्णन के लिए मनमाना वर्णन खटकता है। अतः इस छोटी सी पुस्तक को विशलदेव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात इनके लिए कहा गया और ये सिद्ध करने का प्रयास भी किया गया है कि ये छोटी सी पुस्तक को विशलदेव इसलिए कहना खटकता है। तो आप देखिए कि विशलदेव के संबंध में एक पूरा टिप्पणी ही कर दिया गया है। तो विशलदेव के संबंध में कि कैसे एक वीर गीत काव्य है, नरपति नाल जो है रचयिता है, इसके ऐतिहासिक तत्वों के आधार पर खारिज भी किया जा रहा है, प्रमाणिकता सिद्ध नहीं है। फिर इनके राजकवि हैं ऐसी बात कही जा रही है, समय को लेके कुछ निश्चित नहीं है, लेकिन 1212 माना जा रहा है। ये भी है कि गीत काव्य और मौखिक रूप से गाया भी जाता रहा होगा, ऐसा अनुमान है। विग्रह राज का उल्लेख जो है इस रासों में हुआ है, वो कौन से विग्रह राज है इस पे भी डाउट है, लेकिन शुक्ल जी विग्रह राज चतुर्थ को विशलदेव मानते हैं, इसलिए शुक्ल जी जैसे 1212 विक्रमी मानते हैं ऐसे विग्रह राज चतुर्थ को मानते हैं और इनका समय 1220 विक्रमी के आसपास बताते हैं। और लेकिन पुस्तक में 1272 मझारी, लेकिन 1272 मझारी को आप 12 से 12 विक्रमी माने वही सही है। फिर कहते हैं यही विशलदेव है। इनका विवाह किससे हुआ था? धाराधिपति भोजराज उनकी कन्या से। वो भी तिथि सही नहीं पकड़ में आता है, क्योंकि भोजराज की मृत्यु इनसे अगर देखें तो 100 साल पहले हो गया। अगर 100 साल पहले हो गया तो उनकी बेटी का विवाह कैसे हो रहा है? ये खुद शंका शुक्ल जी उठाते हैं। उनका ही कहना है, जैसे पहले भी कहा है, कि अजमेर के जो चौहान राजा थे विशलदेव विग्रह राज चतुर्थ, वही बड़े वीर और प्रतापी थे और उन्होंने ही मुसलमानों के विरुद्ध चढ़ाई की थी। कई प्रदेश को मुसलमानों से खाली कराया था, दिल्ली और झांसी के प्रदेश इन्होंने अपने राज में मिलाया। इनके ही वीर चरित्र का वर्णन अगर देखे तो मिलता है। और तो और इनके राजकवि सोमदेव रचित जो ललित विग्रह नाटक संस्कृत में, जिसका कुछ अंश बड़ी बड़ी शिला पे खुदा दिखता भी है, जो कि राजपूताना म्यूजियम में रखा भी गया है, पर नाल के इस विशलदेव रासों में जैसा कि होना चाहिए, ना तो उस वीर राजा की चढ़ाई का वर्णन, न सौर पराक्रम का, तो श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और फिर रूठ कर विदेश जाने वाली बात मनमाना सा लगता है। पर भाई नाल जो भी है विग्रह राज चतुर्थ का नहीं, तृतीय का समसामयिक था। नाल जो है ये चतुर्थ के नहीं, तृतीय के समसामयिक। वो चौथे विग्रह राज की तरह सूरवीर नहीं था। जहां तक शौर्य और श्रृंगार की बात है, वो अर्ध सामंत था, यानी विलासी तो था पर वीर नहीं था। ऐसे राजा का रासो श्रृंगारी ही हो सकता है। भोजराज का उत्तराधिकारी 1116 विक्रमी में था। विग्रह राज तृतीय ने सेना भेजकर उसकी सहायता की थी। इस तथ्य के आधार पर माता प्रसाद गुप्त ने विशलदेव का समय 1150 के आसपास माना है और बांसवाड़ा, उज्जैन, बेतवा के दानपत्रों और शिलालेखों के आधार पर भी भोजराज का समय 1176 से 1155 विक्रमी माना जाता है। ऐसी स्थिति में विग्रहराज तृतीय का भोजराज की बेटी राजमती से विवाहित होना बिल्कुल संभाव्य है। रासों के आरंभ में भोजराज की प्रशस्ति की गई। हो सकता है ग्रंथ का समारंभ राजारोहण को ध्यान में रखकर हो। अतः 1076 विक्रमी को इसकी रचना का समारंभ मानने में कोई अनौचित्य नहीं है। विशलदेव रासो देखे तो 4 खंडों में बटा है। पहले खंड में मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से शाकंभरीश्वर विशलदेव के विवाह का वर्णन है। दूसरे खंड में देखें तो राजमती से रूठ कर रत्न ले आने के विशलदेव का उड़ीसा जाना वर्णित है। तीसरे खंड में राजमती का विरह वर्णन है। चौथे में भोजराज का अपनी पुत्री का मालवा ले जाना वर्णित है और उसी में विशलदेव के उड़ीसा से लौटने और राजमती के घर ले आने का प्रसंग भी है। संदेश रासक की तरह विशलदेव रासो एक गेय काव्य है। फर्क ये है कि रासों में कुछ घटनाएं भी जुड़ गई हैं, जबकि रासक में घटनाएं नहीं है। तो रासों में कुछ घटनाएं लेकिन रासक में नहीं है। तो संदेश रासक की तरह विशलदेव भी गेय काव्य है। बस रासों में क्या है, कुछ घटना है लेकिन रासक में नहीं है। नाल जो है एक और राजाश्रित है, दूसरी उनके काव्य में लोक तत्व भी कम नहीं है। इन लोक तत्व के आधार पर किसी को जनकवि घोषित करना, भ्रम पैदा करना है।
संदेश रासक में एक बिरहणी नायिका पति से विरह संदेश भेजती है। रासों की राजमती भी संदेश वाहक से अपना निवेदन भेजती है। रासक में संदेश वाहक के जाने के पीछे ही नायक आ जाता है, किंतु रासों में संदेश वाहक संदेश लेकर उड़ीसा जा पहुंचता है। किंतु जहां तक लोक तत्वों का संबंध है, रासक की अपेक्षा रासों में वो ज्यादा है। गृहस्थ जीवन का उतार चढ़ाव, शकुन अपशकुन, बारहमासा, मुहूर्त विचार, तंत्र मंत्र, इनसे अगर आप देखें तो रासो ग्रंथ जो है वो क्या है, भरा पड़ा है इन सारी चीजों से। योगियों की उस विद्या का भी इसमें उल्लेख देखने को मिलता है जिसके द्वारा वो पल क्षण में हजारों कोस दूर जा सकता है। ये सब लोक जीवन से ही लिया गया है, पर इनके आधार पर नाल जन कभी नहीं हो जाते। ये सब जनजीवन के हास्योन्मुखी तत्व हैं, इनका फल आज भी देश भुगत रहा है। राजा भोज की कन्या का स्वाभिमानी होना स्वाभाविक है भी तो वह एक राजा की ही कन्या। राजा और रानी यानी विशल देव और राजमती दोनों में सामंती अहम है। राजा ने गर्भोक्ति की कि उनके सामने धनी राजा दूसरा नहीं। रानी से नहीं रहा गया, वो बोली कि तुमसे धनी तो उड़ीसा का राजा है। तुम्हारी खान से नमक निकलता है, उसकी खान से हीरे पन्ने। रानी की बात राजा के सामंती मिजाज को अच्छी नहीं लगी। वो रानी से रूठ कर हीरे जवाहरात लाने उड़ीसा चले गए। इस कहासुनी के बावजूद है तो वो भारतीय परंपरा में पली नारी। प्रिय के वियोग में बड़े विकल उठी। वो शंकर भगवान को लाना देने लगी कि तुमने मुझे स्त्री क्यों बनाया, और भी तो कुछ बना सकते थे, जंगली जंतु, गाय, बनखंडी की काली कोयल। अस्त्रीय जन्म काई दिधो महेश, अवर जन्म थारी घड़ा रे नरेश। रानी न सिरजी रोकड़ी, घड़ा न सिरजी धौले गाय। बनगंड काली कोयली, हौ बैसती अंबानी चंपा की डाल। बसती दास बिजोरड़ी। यदि मैं काली कोयल होती तो स्वच्छंदता पूर्वक चंपा की डाल पे बैठती, अंगूर और बिजोरी खाती। यहाँ मैं कितनी परतंत्र हूँ। अब ये विधाता को उलाहना देती है। आजड़ी कायम न सिरजिया करतार, सेत कमावती श्याम अर्थात। अगर आदमी बनाना था तो जाटनी क्यों नहीं बनाया। जाटनी होकर पति के संग संग खेती करती, लोड़ी पहनती, अपने शरीर से प्रिय के शरीर को गाढ़ा स्पर्श करती, हंस हंस कर उसे बातें करती। सामंती कौलिन की परतंत्रता से मुक्त होकर पति का संग साथ, उसके साथ काम करने का सुख कितना आनंदमय होता है। कर्म संकुल जीवन में स्पर्श अनुभूति और बतरस के सुख का क्या ही कहना। कर्म जीवन के सुख का ऐसा ही चित्रण रहीम ने भी किया है। आगी लागी घर जारी गा, अति सुख कीन, पी के हाथ घड़ीलवा भरी भरी दीन। प्रिय के उड़ीसा से लौटने के बाद राजमती पुनः मुखर उठती हैं और फिर वो कहती हैं राजमती कि तई तऊ उलग जाए किसो की यह ना, मेरी शीस न दिनियो बा, कठिन पौवर ना मिल्या। हे नाथ, 12 वर्ष तक मुझसे अलग होकर तुमने क्या किया। ना तो स्त्री की बाहों पर सिर रखकर सोई और न कठिन पयोधरों का मर्दन किया, ना तो अंग से अंग मिलाया, जंग युग्म को जोड़ा नहीं, और न सेज बिछाकर रति क्रीड़ा की। विरह के समय वो कर्म सुख की कल्पना करती है, और किंतु मिलन के समय सामंती केली क्रीड़ा का अवसर खो देने पर पश्चाताप। इस सुख का नाम है सामंती जीवन। तो कितने अच्छे से सामंती जीवन की एक नारी के लिए क्या परतंत्रता की स्थिति बयां करता है। किंतु एक सामंती जीवन और भी था। तिखा तुरी न माड़िया, गोरी गली न लग्गू, कहाँ वीर श्रृंगार का समवाय और कहाँ स्थूल शरीर संबंध। रासु की भाषा पर विचार करने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधक तत्व उसके काल का अनिर्णित रह जाना है। उसे 17वीं शताब्दी में लिपिबद्ध किया गया, गेय होने के कारण लोक कंठ से बराबर बदलता गया होगा, फिर भी पुरानी भाषा यानी अपभ्रंश का प्रभाव बना हुआ है। हिंदी भाषा का उदय जो है वो परसर्गों के साथ होता है। इसमें परसर्गों का प्रयोग हुआ है, अतः इसकी भाषा 15वीं सदी के पूर्व की नहीं हो सकती। इसमें परसर्गों और विभक्तियों की विचित्र खिचड़ी देखी जा सकती है। ये भी कहा गया है कि हिंदी भाषा का उदय देखें तो ये परसर्ग के साथ होता है। इनमें परसर्गों का प्रयोग, इसमें परसर्गों का प्रयोग हुआ है, था। इसकी भाषा भी देखें तो 15वीं सदी के पूर्व की नहीं हो सकती। इसमें भी मतलब दोनों ही विभक्ति और परसर्ग देखने को मिलते हैं। गोरी, जुगनियु, कंचो, हस्ते, डिठी, अजमेरी, देसी, ये विभक्ति परसर्ग भी है के अर्थ में डिंगल में छल का प्रयोग होता है। मंदिर, सुंदरी, अंग, कलंक, नवल, मृगलोचनी, लंबोदर। जिस प्रकार प्रवृत्ति अभ्रंश में कुछ संस्कृत के शब्दों का तद्भुकरण भी हुआ है, जैसे बांगड़, पंडिया, सबज, जोगी आदि। कुछ खाटी देशज शब्द भी हैं, जैसे डावड़ी, पहलिया, करई, बैल। कुछ ऐसे देसी नाम माला में भी आए हुए हैं। विभक्ति, परसर्ग, तत्सम, तद्भव, देश शब्दों के आधार पर रासों की पांडुलिपि की भाषा आधुनिक आर्य भाषाओं के आविर्भाव के किंचित पूर्व की मानी जा सकती है।
लोक काव्य परंपरा में ढोला मारूरा दोहा ये भी बड़ा उल्लेखनीय है। पृथ्वीराज रासो का देखें तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई 1126 से 1196। पृथ्वीराज रासो कृत पृथ्वीराज रासो इस काल का जितना अधिक महत्वपूर्ण काव्य उतना ही अधिक विवादास्पद भी कहा जाता है। चंद्रबरदाई जो थे, चंद्रबरदाई दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान के बाद सखा परामर्शदाता और राजकवि थे। रासो के अनुसार पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गोरी अपने देश ले गया। बाद में चंद भी वहां पहुंचा। चंद्रबरदाई ने ऐसी युक्ति निकाली कि गोरी पृथ्वीराज के सब बेरी बात से मारा गया। तदंतर चंद और पृथ्वी एक दूसरे को मार कर मर गए। रासो को पूरा किया चंद के पुत्र जलनन ने। कहा था रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्रीय जिमि पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत चंद नंद उद्रीयते। पर रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता को लेकर भी विद्वानों में एक तरीके से देखें तो गहरा मतभेद ही है। प्रामाणिकता के पक्ष में यदि देखें तो प्रामाणिकता के पक्ष और विपक्ष में भी अरसे से लिखे जाते रहे। रासो के रचयिता यदि देखें तो रासो के रचयिता चंद के अस्तित्व के संबंध में शंकाएं उठती है। भला वो पुरातन प्रबंध संग्रह के संपादक का जिसने चंद बलिंद के 4 छपियों का उल्लेख कर दिया, अतः चंद का होना प्रमाणिक हो गया। लेकिन रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता का विवाद तो चलता ही रहा है और उनके साहित्यिक मूल्यांकन की ओर लोगों की दृष्टि नहीं गई। किंतु पृथ्वीराज का समकालीन होने के कारण उनकी ऐतिहासिकता की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक था। प्रामाणिकता अप्रामाणिकता के संबंध में 3 प्रकार के मत हैं। 3 प्रकार के। रासो पूर्णतः प्रमाणिक रचना है, रासो पूर्णतः अप्रामाणिक है, ना पूर्णतः प्रमाणिक है, ना अप्रामाणिक, वो तो एक अर्ध प्रमाणिक रचना है। प्रथम मत मानने वालों में कौन है? यानी एक तरीके से देखें कि जो प्रथम जो है मत मानने वालों में, तो प्रथम यानी प्रथम वाली की बात करें ना तो इसमें 3 प्रकार के माने जा रहे हैं। रासो एक तो कंप्लीट प्रमाणिक में, एक पूर्णतः अप्रमाणिक, एक न पूर्णतः प्रमाणिक और न पूर्णतः अप्रमाणिक, वो अर्ध प्रमाणिक। तो पहले मत में यानी रासो कंप्लीटली अगर देखें प्रमाणिक है तो प्रथम मत मानने वालों में मोहनलाल मिश्रूलाल पांड्या, मिश्र बंधु और श्याम सुंदर दास हैं। इन्होंने नागरी पिछाड़ी से प्रकाशित रासो के बृहत्तम रूप को प्रमाणिक माना है। पांड्या जी ने उसे प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए एक आनंद संबत की कल्पना भी कर ली है, फिर भी उसकी ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं हो पाती। वस्तुतः इसके पक्ष में जो तर्क दिए गए हैं वे बुनियादी तौर पर कमजोर हैं और अंधश्रद्धा के शिकार हैं। तो पहली चीज है, प्रथम मत मानने वालों में मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु और श्याम सुंदर दास हैं। तो मोहनलाल, मिश्र बंधु, श्याम सुंदर ये प्रथम मत मानने वालों में है। इन्होंने नागरी पिछाड़ी सभा से प्रकाशित रासो के बृहत्तम रूप को प्रमाणिक माना है। पांड्या जी ने उसे प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए एक आनंद संबत की भी कल्पना कर ली है। इसके अलावा देखें तो बुल्हर, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, रामचंद्र शुक्ल इसे जाली ग्रंथ ठहराते हैं। कौन कौन? बुल्हर, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, रामचंद्र शुक्ल इसे जाली ग्रंथ मानते हैं। ओझा जी ने वैज्ञानिक पद्धति पर उसकी पड़ताल करते उसे अप्रामाणिक सिद्ध कर दिया है। उनके विचार में रासो में उल्लेखित नाम, घटनाएं और संवत भट्ट बढ़ंत हैं। कश्मीरी कवि जयानक इनके पृथ्वीराज विजय काव्य तथा तत्कालीन शिलालेखों के साक्ष्य पर रासो किसी प्रकार भी प्रमाणिक नहीं ठहरता। वे रासो को संवत 1600 के आसपास की रचना मानते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन लोग हैं? बुल्हर, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, देवी प्रसाद, श्यामल दास शुक्ला ये इसे जाली ग्रंथ ठहराते हैं और ओझा जी ने वैज्ञानिक पद्धति पर इसकी पड़ताल करते इसे अप्रामाणिक सिद्ध कर दिया है। इनके विचार में देखें तो इसमें उल्लेखित नाम, घटना और संबंध भट्ट बढ़ंत है। कश्मीरी कवि जयानक के पृथ्वीराज विजय काव्य तथा तत्कालीन शिलालेखों के साक्ष्य पर रासो किसी भी प्रकार प्रमाणिक नहीं ठहरता। वे रासो को मानते हैं तो 1600 के आसपास के। तीसरा विचार मुनिजन विजय और हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। मुनिजन विजय जो है उन्होंने क्या बताया? मुनिजन विजय ने पुरातन प्रबंध संग्रह से चंद बड़ी 4 छपियों को उदाहरण देते हुए बताया कि मूल रासों की भाषा देखें तो अभ्रंश थी। जो मूल रासो ग्रंथ था वो अभ्रंश था। इन चारों छपियों में से देखें तो चारों छपियों में से 3 रासों में मिलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मुनि जी के मत की संपुष्टि की है कि सही बात तो है। यानी तीसरे मत में जब मुनिजन विजय और द्विवेदी का ये मानना है
तीन श्रेणी में इसका विभाजन जब होता है तो यहाँ पे तीसरा श्रेणी एक ना पूर्णता मान रहे प्रमाणिक है ना अप्रामाणिक है, अब बीच का रास्ता है अर्ध प्रमाणिक। तो यहाँ पे तीसरे मत में मुनिजन विजय द्विवेदी जी का मानना है पुरातन प्रबंध संग्रह से चंद भड़ित चार छप्पियों का उदाहरण देते हुए कि मूल रासों की भाषा तो अभ्रंश थी, इन चारों छप्पियों में से तीन रासों में मिलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मुनि जी के मत की संपुष्टि की। उन्होंने एक रासों का संपादन किया जिसे वे मूल रासों की प्रकृति के आसपास की रचना मानते हैं। रासों के संबंध में इतने विचार मंथन से अब अधिकांश लोग इससे सहमत हैं कि चंद वाकई में देखें तो चंद पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। उन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक काव्य लिखा था, किंतु यह भी सच है कि रासों के चार रूपांतरों में बृहद, मध्य, लघु, लघुत्तम में इनमें से किसी की भी यथावत प्रमाणिक अगर देखे तो नहीं मानी जा सकती, लघुत्तम को भी नहीं। छेपक लघुत्तम रूप में भी है। पीढ़ियों से गाए जाने के कारण उनकी भाषा में परिवर्तन तो हुआ ही है, बहुत से छेपक भी जुड़ते गए, अतः मूल रासों को इन रूपांतरों में खोजने का प्रयास व्यर्थ है। यदि संयोग से अभ्रंश में लिखा हुआ कोई रासो मिल जाता है तो उसे परीक्षा करने के बाद प्रमाणिक घोषित किया जा सकता है। छेपकों के बावजूद रासों के काव्य सौंदर्य पर विचार किया जाना चाहिए। काव्य की बनावट की बात करें तो चंद का रासो जो है वो पारंपरिक पैटर्न को ग्रहण करते हुए भी अपनी समग्रता में मौलिक ही लगता है। मंगलाचरण, सज्जन दुर्जन, प्रशंसा, निंदा, नक्सिक वर्णन, अलंकार विधान, प्रस्तुत योजना, ये सब परंपरा अभुक्त ही है, किंतु उनका विनियोजन नया है। और यह श्रृंगार गाथा है, न वीर गाथा और न उनका मिश्रण। ये एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में ये राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। चंद ने लिखा है, राजनीति पाइयो ज्ञान पाइयो सुजानी, उकति जुगति पाइयो अरत घटी बढ़ी उन्मानियो। उकति जुगति का प्रयोग राजनीति पाने के लिए किया गया। इस राजनीति के दो छोर हैं, आंतरिक विग्रह का सामना और बाहरी आक्रामक के साथ युद्ध। रासों का केंद्रीय वर्ण युद्ध ही है, विलास से इनका घना रिश्ता है। प्रबंध चिंतामणि में सामंती जीवन को बहुत ही सटीक ढंग से अभिव्यक्त किया गया है। यो जम्मो नग्गम गियो, भड़से खग्गु न भग्गु, तिखा तुरी न माड़िया, गौरी गाली न लग्गु। युद्ध और विलास सामंती जीवन के तो अनिवार्य अंग है। इनके साथ व्यक्ति शौर्य को भी शामिल कर लेना चाहिए। युद्ध और शौर्य ताना है और विलास बाना। इन्हीं ताने बाने से रासो बुना गया है। इनकी बुनावट को समझना रासों को समझना है। इसलिए कन्ह और कैमास की कथाओं को जो हाशिए पर रखी जाती थी, रासों की मुख्य धारा से जोड़ना होगा। कभी कभी हाशिया ही मुख्य धारा बन जाता है। कन्ह जो है ये पृथ्वीराज का सामंत था। भीमदेव चालुक्य का भाई पृथ्वीराज के दरबार में रहता था। कन्ह के सामने उसने अपनी मूंछों पर हाथ रख दिया था। कन्ह जैसे सामंत के सामने कोई मूंछों पर ताव कैसे दे सकता था। कन्ह ने म्यान से चमचमाती तलवार निकाली और सिर धड़ से अलग कर दिया। पृथ्वीराज ने उसे हल्का सा दंड दिया, उनकी आंखों पर पट्टी बनवा दी। भीमदेव चालुक्य पृथ्वीराज का दुश्मन बन गया। पृथ्वीराज का जो योग्य मंत्री था कैमास, ये कैमास कौन था? एक कर्नाटी दासी पर अनुरक्त था। एक छोटे से अपराध पर पृथ्वीराज ने उसका वध कर दिया। इस तरह वह एक योग्य मंत्री खो बैठे। ये दोनों घटनाएं थोथी सामंती आनबान और नैतिकता का सूचक है। ये घटनाएं गोरी के बंदीगृह में पृथ्वीराज के पश्चाताप से जुड़कर तत्कालीन राजनीतिक परिदृश्य को पूर्णतः उभार देती हैं और रासों की संरचना में रच बसकर उसे मुकम्मल बनाती हैं। विलास के अभाव में सामंत सामंत नहीं हो सकता, ये उनकी शान है। पृथ्वीराज चौहान कम विलासी नहीं है, किंतु उसका विलास के संबंध में कह रहे हैं ना कि पृथ्वीराज चौहान कम विलासी तो नहीं है, किंतु उनका विलास जो है वो विवाहित स्त्रियों की सीमा में बंधा हुआ है। पत्नी के प्रति अत्यधिक अनुरक्ति अन्य महत्वपूर्ण कामों में बाधक हो सकती है, पर वह अपने आप में असामाजिक तो नहीं है। इच्छनी, शशिव्रता और संयोगिता के विवाह वर्णन में कहीं पुनरोक्ति नहीं है। तीनों विवाह तीन तरह के हैं। इच्छनी का विवाह उनके पिता द्वारा निश्चित किया गया था। शशिव्रता का विवाह पूर्वानुरागजन्य है और संयोगिता का स्वयंवर विवाह है, इसलिए इनकी संरचना बहु नहीं। यहीं पर सामंती जकड़न के प्रति नारियों का विद्रोह भी था। इन विवाहों में रोमांटिकता का स्पर्श भी हो जाता है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण और भी पहले शुरू हो गया था। कला का ये तो चरमोत्कर्ष है और काम कला की अत्यांतिकता और नहीं कहीं देखने को मिलता। उद्देश्यहीन कला अपने रूपायन में चाहे जिस ऊंचाई पर स्थित हो, लेकिन परिणति में विकृति मूलक ही होगी। रासों में विलास की अत्यांतिक स्थिति नहीं है।
पृथ्वीराज की विलासिता आपको दो स्थानों पर देखने को मिलेगा। एक जो संयोगिता का हरण हुआ, उसके पूर्व जो ऋतुवर्णन में और मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय महाजनों द्वारा राज्य को सूचित करने के असमंजस में। राजा क्या था, एक ऐसा रसिक है कि जिस रानी के पास छुट्टी मांगने जाता है वहीं 2 महीने विलंब जाता है। अंत में चंद ऋतु के श्लेषार्थ से उस मुक्ति का उपाय सुझाते हैं। संयुक्ता जैसी सुंदरी नई रानी को पाकर वो विलास में निमग्न हो जाते हैं। मोहम्मद गौरी ने आक्रमण कर दिया है, पर पृथ्वीराज को इसका पता भी नहीं लगा। उसे सूचित करना कठिन था। महाजन लोग एकत्र होते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। किम बुझे रतिवंती राजन। रतिवंती शब्द पूरे सामंत वर्ग की दिनचर्या को उगाड़ कर रख देता है। यही नहीं, इसके पीछे चंद का एक राजनीतिक दृष्टिकोण भी है। कहाँ जबरदस्त हमलावर गोरी और कहाँ रतिवंती राजा। अंत में कामोत्सव की याद के साथ कन्ह कैमास आदि भी पृथ्वीराज को याद ही आते हैं और सारा महाकाव्य एक त्रासदी में बदल जाता है। इस त्रासदी को समझना ही राजनीति बोहित को पाना है। महाकाव्य की त्रासदी राजनीति की फलश्रुति और राजनीति की त्रासदी महाकाव्य की फलश्रुति है। पृथ्वीराज को जब पश्चाताप होता है तो ये पंक्ति पर्यो बंधन गजैन मिच अत विचारे करी अपकर्तुति पित्त हन्यो दासिये हेतु कैमास बानम गजम सुन चामुंड भेरी भरान बधे कन्न काका चषम पट्ट काढ़े बिना दोष पुंडीर से व्रत काढ़े बरजंत चंचल्यो कन्नौज तथा सूर सामन कटि छठी फौज लिए राजलोक रमंत शिकारम भ्रम केहरी कंद्रा रिप जारम निराधार आधार करतार तू ही बन्यो संकट मोलीन सो ही कलिकत मंगाए वृंदावनी को संभालो नहीं तो कहाओ धनी को। निराधार आधार करतार तू ही सारी त्रासदी को और भी गहरा देता है। जब असहाय व्यक्ति का कोई सहारा नहीं होता तो ईश्वर की शरण लेता है, काशी वृंदावन को याद करता है। ये भक्तिकालीन करतार नहीं है बल्कि खालिस उदासी की अंतिम शरणगाह है। समग्र महाकाव्य के भीतर से पृथ्वीराज की त्रासदी के साथ एक सामाजिक राजनीतिक त्रासदी भी उभर कर सामने आता है, जो जितनी पृथ्वीराज की उससे ज्यादा उस राष्ट्र की है। यहीं से देश की दीर्घकालीन त्रासदी की शुरुआत देखने को मिलती है। यद्यपि आखिर में कवि पुत्र ने इसे सुखांत बनाने की कोशिश की, पर वह एक भोड़े जोड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। भाषा के संबंध में कवि ने शुरू में ही लिखा है, उक्ति धर्म विशाल से राजनीति नौरसम खट भाषा पुराणम चा पुराणम कथितम मया। जाहिर है नौरस उक्ति भाषा सभी राजनीति के इर्द गिर्द घूमती है। खट भाषा का उल्लेख परंपरा पालन के लिए नहीं, इसमें राजस्थानी, ब्रजी, फारसी इनके सब मिले हुए हैं। अभ्रंश और अवहट की चाशनी भी है। एक ही शब्द कई रूपों में लिखे गए हैं, जैसे शैल के लिए शैल, शैल, शैल। भाटों की विभिन्न पीढ़ियों द्वारा गाए जाने के कारण भाषागत इस अव्यवस्था का मिलना स्वाभाविक है। सब मिलाकर के इसकी भाषा अगर कहें तो ब्रज मिश्रित राजस्थानी डिंगल है, पर इतना स्मरण रखना चाहिए कि इसकी अनघड़ भाषा का भी एक अपना स्वाद है। यहाँ पे देखिए आला खंड के बारे में कहा गया कि आला खंड क्या है। आला खंड के रचयिता जगनीक बताए जाते हैं। वे महोबा नरेश परमाल के दरबारी कवि थे। उनका उपस्थिति काल 1173 है। कहा जाता है कि जगनीक ने पृथ्वीराज रासो की तरह परमाल रासो लिखा था, जो कहीं भी उपलब्ध नहीं है। तो जो ये आला खंड है इसके रचयिता जगनीक हैं, और ये कौन थे? महोबा नरेश परमाल के दरबारी कवि। उपस्थिति 73 में जगनीक ने रासो की तरह परमाल रासो लिखा, कहीं भी उपलब्ध नहीं पता चलता। और आला खंड कहते हैं कि उसी का एक अंश है, परमाल रासो का आला खंड एक अंश है। अब आल्हा जो है ये उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल तथा मध्य प्रदेश के बुंदेल में निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी गाया जाता रहा है। लोक कंठ में बसे इस लोकप्रिय युद्ध काव्य बैलेट को सन 1865 में जो है फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने अनेक भाटों की सहायता से इसको क्या किया है? लिपिबद्ध किया है। वाटरफील्ड जो है, वाटरफील्ड द्वारा देखें तो ये कहा जाता है कि वाटरफील्ड द्वारा किया गया, इसका अंग्रेजी अनुवाद भी छप गया है। वाटरफील्ड आला खंड को पृथ्वीराज रासो का एक खंड मानता है। वाटरफील्ड आला खंड को पृथ्वीराज रासो का एक खंड मानता है, पर रासो के किसी भी रूपांतर में इनका आभास देखने को नहीं मिलता।
ग्रियर्सन जो है इन्होंने भी वाटरफील्ड के मत का खंडन किया है। आल्हा खंड जो है ये आल्हा खंड में महोबा नरेश परमाल तथा उनके सामंत थे आल्हा उदल, इनके वैयक्तिक शौर्य का वर्णन है। पृथ्वीराज रासो जो है उसका पैटर्न जो है वो महाकाव्यात्मक है, तो जो आल्हा खंड है उसका गेयात्मक है। तो यदि किसी का खंड हो सकता है तो कहते हैं होने को तो परमाल का ही हो सकता है। तो वाटरफील्ड आल्हा खंड को क्या मानते हैं? पृथ्वीराज रासो का एक खंड। पर रासो की किसी भी रूपांतरण में आभास नहीं मिलता कि सच में उसका खंड है। ग्रियर्सन ने भी यही फील्ड के मत का खंडन किया है कि नहीं मिलता आभास। आल्हा खंड में महोबा नरेश जो परमाल थे उनके सामंत आल्हा उदल, इन्हीं का जो वैयक्तिक शौर्य है उसी का वर्णन देखने को मिलता है। अब पृथ्वीराज का पैटर्न बताने महाकाव्यात्मक तो आल्हा खंड का गेयात्मक, तो अगर खंड हो सकता तो परमाल का। आल्हा खंड में क्या चीज है कि इसमें 52 छोटी बड़ी लड़ाई का वर्णन है। युद्ध के मुख्य कारण में देखें तो 3 है, या तो युद्ध विवाह, प्रतिशोध की भावना और लूट। पृथ्वीराज रासो में वर्णित विवाह और आल्हा खंड में उल्लेखित विवाहों में मौलिक अंतर है। रासो के विवाहों में अनुराग का भी रंग है, किंतु जो आल्हा खंड है उसमें विवाह सिर्फ और सिर्फ युद्ध का निमित्त है। वहां तो प्रेम की भी बात थी, यहाँ तो इसका निमित्त कारण बनता है से विवाह का युद्ध। इसमें रासों की तरह रूपाशक्ति और विलास के रंगीन चित्र भी नहीं है आल्हा खंड में। आल्हा खंड में श्रृंगारिक वर्णन का एकांत अभाव है। कहीं कहीं उदल की रसिकता के संकेत मिलते हैं, लेकिन मूल रूप में अगर देखें तो एक श्रृंगार परक बातें इसमें आपको काव्य गेय रूप में देखने को मिलेगा, तो ये उससे अलग है। बाप का बदला लेने के लिए उदल ने माड़ों की लड़ाई लड़ी थी। करिया ने लूट के निमित्त दसपुरवा का विध्वंस किया। सबसे मुश्किल लड़ाई नैनागढ़ की थी, जो परमाल के पुत्र ब्रह्मा के विवाह के लिए की गई थी। घोड़े हाथियों के लिए भी युद्ध होता था। होमर के इलियड में ओडिसोलस ने रेसास के घोड़ों के लिए फ्रासियन शिविर पर आक्रमण किया था। आलाउदल के घोड़ों की मांग पृथ्वीराज ने परमाल से की थी। आलाउदल के वैसा न करने पर परमाल ने उन्हें देश निकाला दे दिया था। और जगनीक ने परमाल पक्ष के लोगों को पांडवों का अवतार कहा है, तो पृथ्वीराज पक्ष के लोगों को कौरवों का। सभी को किसी न किसी देवी देवता का वरदान प्राप्त है। युद्ध में विशेष स्थानों की बनी तलवारों, भालों और बर्छियों का ही प्रयोग नहीं होता, जादू से भी काम लिया जाता है। जादू के काम में स्त्रियां माहिर है। नैनागढ़ की सोना रानी, पथरीगढ़ की श्यामा भक्ति, नरवरगढ़ की हिरिया मालिन, माड़ों की विजया जादू की अचूक मार करती हुई पूरी सेना को तंद्रालस या पत्थर बना देती है। कि स्पष्ट है कि जो आला खंड है वो लोक से गहरे अर्थ में जुड़ा है। इसे रोचक बनाने के लिए जादू टोना इसको भी जोड़ लिया गया है। रणभूमि में होने वाले द्वंद्व युद्ध वैयक्तिक शौर्य के एग्जाम्पल है। द्वंद्व युद्ध के आवन का ढंग प्राय एक सा है। कैसे? 10-10 रुपया के नौकर हैं, नाहक दरियो मूड़ कटाए, और हम तुम खेले समर भूमि में दो में एक आंखों रह जाए। युद्ध वर्णन की शैली में भी ऐसे अरर गोला छूटन लागे, सरसर तीर रहे सन्नाए, गोला लागे जी हाथी के मानो चोर से रह जाए। आलाखंड की भाषा इस तथ्य की गवाही देती है कि बहुत परिवर्तित रचना है। अभ्रंश या ओहट से इसका कोई संबंध नहीं है। आला का विलायत सबसे प्रतीत होता कि अंग्रेजों के आने के बाद 18वीं सदी में रचा गया होगा। आलाउदल की वीरता की कथाएं लोक में प्रचलित थी। किसी भाट ने इन्हें छंदोबद्ध कर दिया। जाति पात की प्रथा और भी संकीर्ण हो गई। राजपूतों में भी कान्यकुब्जों की तरह ऊंच नीच का भाव आ गया था। पृथ्वीराज रासों में एक नैतिक स्वर या नैतिक स्तर है, पर आलाखंड में नैतिकता को किनारे रख दिया है। तो पृथ्वीराज रासों के लिए एक नैतिक स्तर है, पर आलाखंड में नैतिकता को किनारे रख दिया गया। गंगा उठाकर भी वचन का पालन न करना, शरबत और भोजन में विष मिलाना, दूल्हे को अकेले बुलाकर अंधकूप में डाल देना सामान्य बात हो गई है। विवाह बिकट कर्म था, आड़े मुड़े भावरी घूमे, आधे झूमी चले तरवारी। क्षत्रियों की आयु का आदर्श था 12 वर्ष लेखों पर जो है, 12 बरस 18 छत्री जी आगे जीवन को धिक्कार। जो भी हो, आषाढ़ आया नहीं कि गांव का ढोलक की थाप पर अलहितों के कंठ फूट पड़ते थे। सदा तरैया ना बन फूले यारो, सदा न सावन हो, स्वर्ग मरैया सब काहू को यारो, सदा न जीवक हो। जय प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका। पृथ्वीराज चौहान से टक्कर लेने वाला राजा कन्नौज का जयचंद था। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जयप्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका में देखें तो पृथ्वीराज चौहान से टक्कर लेने वाला राजा कौन था? इनसे टक्कर लेने वाला राजा कन्नौज का जयचंद था।
पृथ्वीराज रासो में दोनों के युद्धों का वर्णन कनौज समय में मिलता है। चंद ने कन्नौज के वैभव का जमकर चित्रण किया है। जब पृथ्वीराज रासो लिखा जा सकता है तो परमाल रासो लिखा जा सकता है, तो जयचंद रासो क्यों नहीं? सावन से भादो कम क्यों? काशी से कन्नौज से काशी तक उसके राज का विस्तार था। वो पृथ्वीराज से प्रतिस्पर्धा करता था। दिल्ली के चौहानों, महोबों के चंदेलों और कन्नौज के गहरवाड़ों में छोटे बड़े युद्ध होते ही रहते थे। अतः अनुमान किया जा सकता है कि जयचंद की प्रशस्ति में भी कुछ न कुछ लिखा गया हो। कहा जाता है कि भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश और मधुकर कवि ने जय मयंक जस चंद्रिका में जयचंद की प्रशस्तियां लिखी। ये दोनों महाकाव्य थे। इनमें उल्लेख सिंहाय दयाल जिसके राठौड़ और ख्यात में हुआ है। इस ख्यात में कन्नौज का वृत्तांत दोनों पुस्तकों के आधार पर लिखा गया, पर दोनों ही ग्रंथ अप्राप्य हैं। अब यहाँ से प्राकृत पेंगलम और हिंदी के कवि, तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, मतलब इसमें रासो काव्य खत्म हो गया। धन्यवाद।